हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या गरम दल और नरम दल के बारे में देखेंगे। तो कांग्रेस की गरम दल और नरम दल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो कौन सी घटनाओं ने, तो ये सभी घटनाओं ने प्रभावित किया था। 1819 की 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने क्या गांधी जी को प्रभावित किया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली और ये सारी चीज़ें दी है। तो सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कि कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो कौन सी थी? राज वाम बौद्ध आंदोलन की थी। कौन सी पद्धति थी? राज वाम बौद्ध आंदोलन की। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वाम बौद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना था। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल अलग हुए? तो किसके उद्भव से? स्वदेशी आंदोलन के उद्भव से ये चीज़ें हुई। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसका डिस्क्राइब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के गठन से बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी घड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रहकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेज हुकूमत को किसी भी तरह से सहयोग ना दिया जाए। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ से थे? शहरों से थे। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, दीनसा वाचा वेमस बनर्जी चंद बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर श्रमबद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संबंध भी नहीं था। तो जो नरमपंथी नेता थे वो क्या थे? जनसाधारण लोगों से उनका कोई संबंध नहीं था। उसी प्रकार जो गरमपंथी नेता थे उनका क्या जनसाधारण के लोगों से क्या उनका संबंध था। इसके बाद देखेंगे हम कौन सा पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो किसके द्वारा दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष
1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग भी रखी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, क्योंकि वो। इसके बाद हम देखेंगे इसका थोड़ा इन डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध है। वह संभाव और मृत्यु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। 7 क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो अभी हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो अभी हमने इसका कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसके बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो ये किसके द्वारा लगाया गया था, हम ये देखते हैं। तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये आरोप लगाया गया था। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्या क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो ये भी किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद हमारा 11 क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना, तो इसका भी आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन और 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेनिंग इंस्टीट्यूट कहा गया। तो किसके द्वारा कहा? ये पीसी पाल द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उग्र विचारधारा वाले उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक विपिन चंद्र पाल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था बेनिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे और न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। तो इसमें से दोनों ही हमारे क्या आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे इसका थोड़ा डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी राजनेताओं के साथ लिया जाता है। उन्होंने वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पथनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था। तो 1906 में। कब? 1906 में। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का
नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो कौन है? अरविंद घोष गर्म दल से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता है? तो कौन है? बिपिन चंद्र पाल इनमें से उग्रवादी है। बाकी फिरोज शाह मेहता और गोपाल सिंह गोखले ये उदारवादी है। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसने नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो किसको? बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता। इसके बाद हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो कौन? लाला लाजपत राय जुड़े नहीं थे इनसे। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, हम निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसको? मेजनी को अपना गुरु माना था। इसके बाद हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने मेजनी, गैरीबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। तो ये कौन थे? अभी हमने देखा, तो ये लाला लाजपत राय थे। इसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन, इसमें हमको सिर्फ 35 या 36 क्वेश्चन देखना है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन कहा जाता है। तो ये किसने कथन बोला? लाला लाजपत राय। हमको जो कथन है वो भी हमको याद रखना है। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। इसके बाद हम देखेंगे 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन थे स्वदेशी के? फिर इसमें अरविंद घोष। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक बोलते हैं? तो तिलक को कहा गया भारतीय अशांति का जनक। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक बोला? तो वैलेंटाइन सिरोज के द्वारा ये कथन बोला। किसने कहा था कि तिलक भारतीय? तो ये भी किसके द्वारा कहा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया कथन। और 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का? तो ये भी कौन है? तिलक। इसके बाद 29वां क्वेश्चन, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो किसके द्वारा कहा? मैक्स मूलर के द्वारा ये कथन कहा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे 30, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब उन्होंने उपरोक्त में से कोई भी आंसर नहीं, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे 31वां, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किसको? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 32वां क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, अभी हमने देखा, तो 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन से एक किसने निम्न में से एक निरूपित करता है? तो क्या संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो ये इसका बी आंसर सही है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन, तो भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, ये इसका कारण था कि उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। इसके बाद हम देखेंगे 35वां, तो इसमें कथन और कारण है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो ये सही है। पहला गलत है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सही है हमारा। इसके बाद देखेंगे 36वां और 37वां, महाराष्ट्र में गणपति पर्व
पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये तिलक के द्वारा किया गया था। और शिवाजी उत्सव भी, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो किसके द्वारा किया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 38 और 39 हमारा ये लास्ट दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हमारा बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों से किसने बाल गंगाधर तिलक की? तो किसके द्वारा? शौकत अली के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम ये दो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।